आज का जो टॉपिक है दैट इज़ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको गुट निरपेक्षता कहा जाता है। अब ये गुट निरपेक्षता क्या है, इसके लिए हमें शीत युद्ध की राजनीति को समझना जरूरी है। तो शीत युद्ध के दौरान जिसका जो टाइम पीरियड था वो 1945 से लेकर 1991 तक चलता है, 1991 तक चलता है। दो महाशक्तियाँ पाई जाती थी कोल्ड वॉर के दौरान, सोवियत संघ और अमेरिका। और दुनिया का हर देश किसी न किसी धड़े का हिस्सा हो जाना चाहता था, परंतु उस दौरान कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, हम किसी भी महाशक्ति के साथ नहीं जाएंगे, किसी भी महाशक्ति को ब्लाइंडली अंधे होकर फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि हम इन दोनों महाशक्तियों से दूर रहेंगे। और इसको उन्होंने नाम दिया गुट निरपेक्षता। गुट का मतलब होता है ब्लॉक। देयर वर टू ब्लॉक्स। 1945 से लेकर 1990 तक दुनिया में दो ब्लॉक थे, दो गुट थे, एक अमेरिकी गुट और एक सोवियत संघ गुट। और जिन्होंने ये कहा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, उनको क्या कहा जाता है? गुट निरपेक्षता, कि हम गुटों से निरपेक्ष रहेंगे, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम नॉन अलाइंड रहेंगे। अलाइनमेंट का मतलब होता है झुकाव, और नॉन शब्द जब लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि हम किसी की तरफ झुकाव नहीं रखेंगे, नीदर अमेरिका नॉर सोवियत संघ नॉर यूएसएसआर। सोवियत संघ की तरफ भी हमारा कोई झुकाव नहीं होगा और अमेरिका की तरफ भी कोई झुकाव नहीं होगा। गुट निरपेक्षता एक आंदोलन था, ये एक सामूहिक आवाज़ थी गरीब देशों की या कुछ देशों की, जिन्होंने ये कहा, जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो गरीब देश माने जाते हैं। मैप के थ्रू हमने समझा ही है कि जो साउथ के देश हैं वो गरीब देश हैं। साउथ के देश कौन कौन से आ जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका उत्तर का देश है और साउथ अमेरिका दक्षिण का देश है। साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है, जिसको हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ कहते हैं, इसको हम दक्षिण का देश कहेंगे। तो साउथ का देश है ये, तो ग्लोबल साउथ। और दूसरा जो महाद्वीप है दैट इज़ अफ्रीका। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी हम साउथ के देश कहेंगे। एशिया के जो ज़्यादातर देश हैं वह भी साउथ में ही आते हैं, इनको भी हम साउथ के देश कहेंगे। और जो नॉर्थ के देश हैं, उत्तर के जो देश हैं, वो अमीर देश हैं, विकसित देश हैं। जैसे यूरोपियन कॉन्टिनेंट आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, और कुछ एक दो देश एशिया के भी हैं, जैसे कि जापान और साउथ कोरिया, इनको हम विकसित देश कह सकते हैं। तो सामान्य रूप से जो नॉर्थ के देश हैं वह अमीर देश हैं और जो साउथ के देश हैं वो गरीब देश हैं। तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर जो लड़ाई लड़ी जा रही थी ईस्ट और वेस्ट में, वह सामान्य तौर पे हमें नॉर्थ में देखने को मिलती है, उत्तर में देखने को मिलती है, यूरोप में देखने को मिलती है, जिसमें एक हिस्सा सोवियत संघ का था और दूसरा हिस्सा अमेरिका का था। अमेरिका दूसरी वाली साइड से आके यहाँ पर इनके साथ मिल जाता है, तो दो हिस्से आपस में लड़ रहे थे। और बाकी जो तीसरी दुनिया के देश थे, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश, इसको हम साउथ के देश कहते हैं। तो ग्लोबल साउथ के देशों ने, उनमें से ज़्यादातर जो देश थे, उन्होंने ये बोला कि हम ना तो अमेरिकी गुट के साथ जाएंगे और ना ही सोवियत संघ वाले गुट के साथ जाएंगे। इसका उन्होंने एक रीज़न बताया। रीज़न ये बताया कि जितने भी जो एशिया और अफ्रीका के देश हैं वो 1945 के बाद आज़ाद होना शुरू होते हैं, और इनका मानना ये था कि यदि ये किसी महाशक्ति के साथ जुड़ जाते हैं तो शायद ये विश्व की जो शक्ति की जो राजनीति है उसमें इन्वॉल्व होकर रह जाएंगे और अपने विकास की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इनका मेन मकसद था अपना आर्थिक विकास करना। तो इन्होंने अपने आर्थिक विकास की तरफ ध्यान दिया है। इसके लिए इन्होंने बोला कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो गुट निरपेक्षता का मतलब है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना, अपने देश की जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र रूप से तय करना, किसी भी महाशक्ति के प्रभाव में आके अपनी जो विदेश नीति है उसको तय नहीं करना। जैसे कि इंडिया का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसने शुरू से ही अमेरिकी गुट का समर्थन करना शुरू कर दिया था। तो अमेरिका की जो विदेश नीति थी वो प्रभावित होती थी, पाकिस्तान की जो विदेश नीति थी, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन ग्रुप, अमेरिका से प्रभावित होकर चलती थी। तो जो भी देश किसी भी गुट में शामिल होते थे तो हम कह नहीं सकते कि वो देश स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का प्रयोग कर रहा था, वो किसी न किसी गुट के प्रभाव में आके
अपनी विदेश नीति का निर्धारण कर रहा था। और जो देश गुटनिरपेक्ष थे उनका मानना ये था कि हर देश जो है वह सोवरेन है, प्रभुसत्ता संपन्न है, उसके पास अपनी फ्रीडम है कि वह अपनी विदेश नीति किस प्रकार से तय करेगा। और उन्हीं में से भारत भी एक था। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू से ही कहा था कि हम गुटनिरपेक्षता की नीति को फॉलो करेंगे, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। इसी के साथ एक और देश आ जाता है जिसको इजिप्ट बोलते हैं। नासिर के बारे में हमने सुना है 1956 में, जिन्होंने मिस्र की जो स्वेज़ नहर थी उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इनके द्वारा भी कहा गया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तीसरा देश युगोस्लाविया था, जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, हालांकि बाद में सोवियत संघ के प्रभाव में भी आ जाता है। हमने देखा कि 1992 में जो युगोस्लाविया था वो 5-6 हिस्सों में टूट जाता है, जिसमें क्रोशिया आता है, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, देन नॉर्थ मैसिडोनिया। तो ये कुछ ऐसे देश थे, इसको युगोस्लाविया बोला जाता था 1991 तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था। इन्होंने बोला कि हम अपनी जो नीति अपनाएंगे वो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाएंगे। तो गुटनिरपेक्षता के आंदोलन में ये देश भी शामिल हो जाता है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है, इंडिया के साउथ ईस्ट में, यहाँ पर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के द्वारा भी यही कहा गया कि हम अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से डिसाइड करेंगे और हम गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को फॉलो करेंगे। एक गाना कंट्री है, वो अफ्रीकन कंट्री है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में उसके वेस्ट वाले हिस्से में एक गाना कंट्री है। इसने भी यही कहा कि हम गुटनिरपेक्षता की नीति को फॉलो करेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो, यूरोप में जो देश है, मिस्र के नासिर एंड गाना के सुकर्नो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इनके द्वारा ये तय किया गया कि हम गुटनिरपेक्षता की नीति फॉलो करेंगे। तो 4-5 ऐसे देश थे जो कि ग्लोबल साउथ से ही आते थे, साउथ की कंट्रीज़ थी। इनफैक्ट एक यूरोपियन कंट्री थी युगोस्लाविया। युगोस्लाविया के द्वारा समाजवाद अपनाया गया था, बट वो समाजवाद वैसा नहीं था जैसा कि सोवियत संघ का था। ब्लाइंडली उन्होंने फॉलो नहीं किया, हालांकि बाद में थोड़ा सा इसमें चेंजेस भी आते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कुछ सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत था कि किसी भी गुट की तरफ कोई भी झुकाव नहीं रखा जाएगा, नॉन अलाइनमेंट, गुटनिरपेक्षता फॉलो करी जाएगी, जिसका मतलब ये है कि किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं किया जाएगा। अमेरिका का जो मिलिट्री अलायंस था दैट वाज नेटो, एंड सोवियत संघ का जो मिलिट्री अलायंस था, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, सैनिक गठबंधन। अमेरिका का जो गठबंधन था नेटो, और सोवियत संघ का गठबंधन जो गुट था वार्सा पैक्ट जिसको हम बोलते हैं। तो दोनों में से किसी के साथ भी शामिल नहीं होना, बल्कि उनसे विमुख रहना। दूसरा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सिद्धांत था प्रमोशन ऑफ सोवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस, अपनी प्रभुसत्ता को बनाए रखा जाएगा और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा जाएगा। प्रभुसत्ता की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि कोई देश आंतरिक और बाहरी रूप से आज़ाद है, ठीक है। जब बाहरी रूप से कोई देश किसी देश की विदेश नीति को या उसके आंतरिक मामलों को प्रभावित करता है, तो वह एक चैलेंज माना जाता है किसी देश की प्रभुसत्ता के लिए। गुटनिरपेक्षता ने कहा कि हम अपने जो निर्णय हैं किसी भी बाहरी प्रभाव में आके नहीं लेंगे। तीसरा जो सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता का, एंटी कॉलोनियलिज्म, एंटी इंपीरियलिज्म, उपनिवेशवाद का विरोध करना और साम्राज्यवाद का विरोध करना। उपनिवेशवाद का मतलब ये है कि कोई एक देश दूसरे देश में जाकर उस देश को जब राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से गुलाम बनाकर वहाँ के आर्थिक संसाधनों का शोषण करना शुरू करता है, उसको उपनिवेश कहते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बना लिया था, उसको उपनिवेश कहा जाता है। साम्राज्यवाद होता है कि जब कोई एक देश अपनी टेरिटरी में, अपनी भूमि में किसी दूसरे देश की ज़मीन को मिला लेता है। जैसे आज के टाइम में रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, तो रशिया चाह रहा है कि वह
यूक्रेन को अपनी टेरिटरी में मिला ले, उसको इंपीरियलिज्म बोलेंगे, साम्राज्यवाद बोलेंगे। और कॉलोनियलिज्म का एग्जाम्पल क्या है कि एक देश किसी दूसरे हिस्से, दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में इसलिए जाता है ताकि वहाँ के आर्थिक संसाधनों का शोषण किया जा सके, इसलिए वह उस देश को राजनीतिक रूप से गुलाम बनाता है, प्रशासनिक रूप से गुलाम बनाता है और उस देश के प्रशासन और राजनीति को अपने हाथ में रख लेता है और वहाँ पर ऐसी नीतियाँ अपनाता है जिसके कारण उस देश का आर्थिक शोषण होता है। तो गुटनिरपेक्षता के द्वारा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का भी विरोध किया गया है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता में अधिकतर देश वो देश थे जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, और जो आज़ाद हुए थे उनको पता था मूल्य अपनी आज़ादी का, और वो चाहते थे कि फ्यूचर में किसी भी प्रकार से उनको कोई दूसरा देश गुलाम ना कर ले, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। और जब शीत युद्ध चल रहा था तो इन देशों को डर ये भी था कि कहीं महाशक्तियाँ ऐसा ना करें कि हमें अपने साथ मिलाने के चक्कर में हमारे देश को ही गुलाम बनाना शुरू कर दें। सो दैट इज़ वाई उन्होंने कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का विरोध किया है। नेक्स्ट जो फीचर आती है दैट इज़ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। गुटनिरपेक्षता का जो आंदोलन था वो मानता था कि दुनिया के अंदर शांति रहनी चाहिए और सभी देशों को मिलजुल कर बड़े प्यार से रहना चाहिए, और यदि दो देशों के बीच कोई विवाद हो जाता है तो उसको प्यार से सुलझाना चाहिए, उस डिस्प्यूट को सहयोग से सुलझाना चाहिए, डिप्लोमेसी से सुलझाना चाहिए। डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति। कूटनीति का मतलब ये होता है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश के साथ बिना लड़ाई की अपनी हितों की पूर्ति कर लेता है उसको कूटनीति कहा जाता है। सो इसके ऊपर गुटनिरपेक्षता के द्वारा बल दिया गया। तो मैंने कुछ कंट्रीज़ के नाम बताए जिनके लीडर्स थे, जैसे युगोस्लाविया के जोसेफ टीटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर, गाना के बामे एन करूमा एंड इंडोनेशिया के सुकर्नो। तो ये कुछ ऐसे लीडर थे जो आपस में मिलते हैं। इनकी लोकेशंस भी मैंने आपको बता रखी है वहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे लीडर थे जो आपस में मिलते हैं और ये कहते हैं कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम गुटनिरपेक्षता का समर्थन करते हैं। अब थोड़ा सा इतिहास भी हमें देखना पड़ेगा। 1955 में 1955 में बांडुंगम में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इसका मकसद था अफ्रीका और एशिया की सॉलिडेरिटी। एशिया और अफ्रीका के देश इसमें मिलते हैं, तो एशियन कॉन्टिनेंट के देश और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देश, आई थिंक करीब 25 देश यहाँ पे मिलते हैं एशिया और अफ्रीका के। और एक कॉन्फ्रेंस ये बुलाई जाती है जिसमें नींव रखी जाती है कि हम गुटनिरपेक्षता का समर्थन करेंगे। एशिया और अफ्रीका के देशों ने बोला कि हमारे जो हित हैं वो एक समान है। अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं, हमें अपनी आज़ादी को भी मेंटेन रखना है, हमें अपना आर्थिक विकास भी करना है, हमें अपनी प्रभुसत्ता को भी बचाए रखना है, हम दुनिया में शांति भी चाहते हैं। इसके लिए हम एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं और उस आंदोलन का नाम था गुटनिरपेक्षता। तो ये जो बांडुंगम कॉन्फ्रेंस 1955 में हुई थी, ये इसकी नींव रखी गई थी। अभी ये स्थापित नहीं हुआ था, ठीक है, इसकी नींव रखी गई थी क्योंकि जब ये देश आपस में मिलते हैं तो ये आपस में डिस्कस करते हैं कि हम महाशक्तियों की राजनीति से दूर रहेंगे। 1961 में फिर से एशिया अफ्रीका के देश युगोस्लाविया के बेलग्रेड में जाके आपस में मिलते हैं और 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी जाती है। तो शुरुआत कब होती है? 1961 में बेलग्रेड, युगोस्लाविया के बेलग्रेड में इसकी नींव रखी जाती है 1961 में, और तब से ये शुरू होता है। और फिर इनके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि हर 3 साल बाद हम अपनी मीटिंग करेंगे, 3 साल बाद हम मिला करेंगे और हम ये एनालिसिस करेंगे कि हमने जो अपने उद्देश्य रखे हमने किस हद तक उन उद्देश्यों को पूरा किया है। उसका एनालिसिस 3-3 साल बाद करते रहेंगे। तो 1964 में इसकी फिर एक मीटिंग होती है काहिरा में, इजिप्ट की काहिरा में, कैपिटल ऑफ द इजिप्ट। तो इस तरीके से 3 साल बाद, 4 साल बाद, वो कभी कभार 3-4 साल बाद वो मिलते हैं, आपस में मीटिंग्स करते हैं और एनालिसिस करते हैं। आज के टाइम में यदि हम गुटनिरपेक्षता की बात करें तो आज के टाइम में 120 के करीब इसके देश इसमें शामिल हैं, जो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका से हैं, जो कि तीसरी दुनिया के देश माने जाते हैं, ग्लोबल साउथ के देश माने जाते हैं। इसमें 17 जो हैं वो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। जब शीत युद्ध का अंत हो गया तो फिर एक प्रश्न
ये भी आया कि क्या गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि गुट निरपेक्ष का मतलब ही ये है कि हम किसी भी गुट की तरफ झुकाव ही नहीं रखेंगे। तो जब गुट ही ख़त्म हो गए हैं तो फिर गुट निरपेक्षता का मतलब क्या बनता है? सोवियत संघ खत्म हो गया, गुट तो खत्म हो गया एक, तो अब गुट निरपेक्षता का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया कि अब इसकी जो रेलिवेंस है, इसकी प्रासंगिकता है वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए गुट निरपेक्षता भी खत्म हो जाना चाहिए। परंतु गुट निरपेक्ष देश, अधिकतर जो देश हैं वह गरीब देश हैं, साउथ के देश हैं, ग्लोबल साउथ के देश हैं, गरीब देश हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनको कहा जाता है। इन गरीब देशों ने ये बोला कि अभी तक हमारे आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या हैं? गरीबी है, अनपढ़ता है, हेल्थ की समस्या है हमारे देशों में। सो बहुत सारी समस्याएं इन्होंने कहा कि हमारे देशों के सामने अभी तक है। हमें अपना आर्थिक विकास करना है और दुनिया के अंदर शांति भी लानी है। हमें फ्यूचर में भी अपनी वैसी ही विदेश नीतियाँ तय करनी है जैसी कि हमने स्वतंत्र रूप से हम कर सकते हैं। और एक आरोप इन गुट निरपेक्ष देशों ने ये भी लगाया कि अगर हम गुट निरपेक्षता का त्याग कर देते हैं तो कल को हो सकता है कि दुनिया की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका हमारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करती है। तो गुट निरपेक्ष के जो मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि हम अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से संचालित करें। इसके मार्ग में बाधा सिर्फ गुट ही नहीं थे बल्कि फ्यूचर में भी कोई बाधा क्रिएट हो सकती है। इसीलिए हम एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए, एक गरीबी से रहित विश्व के लिए, एक अनपढ़ता से रहित विश्व के लिए, एक असमानता से रहित विश्व के लिए, दुनिया के सभी देशों का एक जैसा विकास हो, इसके लिए, और हर देश अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से तय कर ले, हर देश अपनी अखंडता को बनाए रखे, हर देश अपनी प्रभुसत्ता को बनाए रखे, इसके लिए हमारा ये आंदोलन चल रहा है। तो इन्होंने बोला कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सो दैट इज़ वाई 1991 के बाद भी ये आंदोलन जारी रहता है। आज के टाइम में इसके 120 मेंबर्स हैं और ये आज के टाइम में विश्व शांति, विश्व न्याय के ऊपर काम कर रहे हैं। गुट निरपेक्षता के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि जो देश गुट निरपेक्षता का समर्थन कर रहे थे वो भी किसी न किसी गुट का सदस्य बन गए थे। जैसे कि इजिप्ट के बारे में कहा जाता है तो 1956 की अपने घटना समझी थी, जहाँ पर स्वेज नहर है, इज़राइल के द्वारा, फ्रांस के द्वारा और इंग्लैंड के द्वारा यहाँ पर हमला किया जाता है। जब यहाँ के राष्ट्रपति नासिर के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और जो नासिर थे वह गुट निरपेक्षता का जो आंदोलन था उसके फाउंडर मेंबर थे, उसकी स्थापना करने वाले मेंबर थे। और जैसे ही इनके ऊपर अटैक होता है तो जो इजिप्ट था वो एक्सपेक्ट करता है कि इसकी मदद के लिए सोवियत संघ आएगा, और सोवियत संघ आने को रेडी ही था कि अमेरिका फिर वहाँ पर इंटरवेंशन कर देता है और वह कहता है कि जल्दी से इस लड़ाई को ख़त्म किया जाए, और ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है। तो उस दौरान जब उन्होंने इसका राष्ट्रीयकरण किया तो इजिप्ट का भी झुकाव सोवियत संघ की तरफ हो जाता है। तो जो फाउंडर देश थे वहाँ भी उसकी तरफ झुकाव रख लेते हैं। अब ये यूगोस्लाविया था, इसका झुकाव भी कहीं ना कहीं सोवियत संघ की तरफ हो जाता है। 1971 में इंडिया के ऊपर भी ये आरोप लगता है, और पाकिस्तान तो ऑब्वियसली बात है शुरू से ही अमेरिका के प्रभाव में था। 1971 में बांग्लादेश से कुछ लोग इंडिया में आना शुरू हो जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाकिस्तान के दो हिस्से हैं, एक को पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं और एक को पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। सॉरी, ये मैं मार था। बांग्लादेश से इंडिया में आना शुरू हो जाते हैं, एंड पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा और जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा आज का बांग्लादेश कहलाता है। 1971 में यहाँ पर एक स्थिति पैदा हुई थी, वो ये हुई थी कि जो पश्चिमी हिस्सा था यहाँ पर सरकार किसी और की थी, और ये पश्चिमी सरकार चाह रही थी कि पूर्वी सरकार भी उनके अकॉर्डिंग ही काम करे। अब ये पश्चिमी सरकार चाह रही थी कि यहाँ के लोगों के द्वारा बंगाली बोली जाती है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि यहाँ की सरकार मान रही थी कि ये जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज हिंदुओं की है। सो 1971 में यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार के सैनिक आते हैं और यहाँ पर लोगों के ऊपर अत्याचार होना शुरू होता है, और यहाँ के जो इंडिजिनस लोग होते हैं जो बंगाली कल्चर में प्राइड करते हैं वह इस सेना का विरोध करते हैं, और इस सेना का विरोध करते समय सेना इनके ऊपर अत्याचार करती है। यहाँ से उनको इंडिया के बॉर्डर पार करके इंडिया में आना पड़ता है, तो स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंडिया के इंदिरा गांधी थी।
इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये वार्निंग दी गई बांग्लादेश को, पाकिस्तान को ये वार्निंग दी गई कि अपनी स्थिति को जल्दी से ठीक करें। जब पाकिस्तान ने अपनी स्थिति को ठीक नहीं किया तो भारत के द्वारा जो बांग्लादेशी इंडिया में आ रहे थे उनको ट्रेनिंग दी गई, और उनको ट्रेनिंग देने के बाद बांग्लादेश में जो पाकिस्तान की सेना घुसी थी उसके साथ लड़ने के लिए मजबूर किया गया। इनफैक्ट हमारी सेना ने भी उनका सहयोग किया और यहाँ पर गृह युद्ध छिड़ जाता है, और ये गृह युद्ध कुछ टाइम के लिए छिड़ता है और फिर यहाँ के लोग आज़ाद हो जाते हैं और अपने देश का निर्माण कर लेते हैं, जिसको बांग्लादेश कहते हैं। उस दौरान 1971 में जब इंडिया के द्वारा हमला की, जो सहायता करी जा रही थी बांग्लादेश की, तो पाकिस्तान का मित्र था अमेरिका। अमेरिका जो था वह बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में अपने जंगी जहाज़ भेज देता है और कहता है कि इंडिया के ऊपर अटैक किया जाए। और उस समय सोवियत संघ जो दूसरी महाशक्ति थी उसके द्वारा भी अपना एक जंगी बेड़ा भेज दिया जाता है कि यदि अमेरिका के जो टैंकर्स हैं, अमेरिका के जो जहाज़ हैं, यदि इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं तो फिर सोवियत संघ इंडिया का साथ देगा। तो यहाँ फिर उसके बाद जब अमेरिका के जो जंगी जहाज़ों को पता लगा कि सोवियत संघ के जहाज़ भी पीछे ही खड़े हैं, तो फिर उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक नहीं किया। और 1971 में फिर इंडिया के द्वारा सोवियत संघ के साथ एक संधि करी गई, और जैसे ही संधि करी गई तो ये माना जाने लगा कि अब इंडिया भी एक गुट की तरफ झुकाव रख रहा है। गुट निरपेक्षता के ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि जिन देशों ने गुट निरपेक्षता शुरू करी थी वह भी इनडायरेक्टली किसी न किसी गुट की तरफ झुकाव रख रहे थे, तो प्योरली गुट निरपेक्षता वहाँ पे फॉलो नहीं करेगी। हालांकि गुट निरपेक्षता का समर्थन करने वाले देशों ने अक्सर ये बोला है कि हम किसी भी गुट के साथ नहीं हैं, पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम देखें तो कहीं ना कहीं गुट निरपेक्षता के देश भी इस शीत युद्ध के प्रभाव से वंचित नहीं थे। और गुट निरपेक्ष एक आंदोलन था जिसमें गरीब देश शामिल हो रहे थे। 1991 के बाद इसकी रेलिवेंस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा था। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर भी आरोप लगाए जाते थे। सो ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन और कोल्ड वॉर, इनको हम आइसोलेशन में पढ़ेंगे तो शायद दिक्कत आ जाएगी, अलग अलग मत पढ़िए इसको, इन दोनों को एक साथ पढ़िए, क्योंकि कोल्ड वॉर भी उसी दौरान की घटना है और गुट निरपेक्षता भी उसी दौरान की घटना है। यदि आपको गुट निरपेक्षता समझना है तो आपको कोल्ड वॉर को समझना पड़ेगा। सो इसलिए हमने पहले कोल्ड वॉर को समझा, फिर गुट निरपेक्षता को समझा। इनको आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलेंगे कि मैं गुट निरपेक्षता पढ़ लेता हूँ, कोल्ड वॉर को रहने देता हूँ। दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद यदि आपको पोस्ट कोल्ड वॉर समझना है, उत्तर शीत युद्ध समझना है, तो उसके लिए आपको शीत युद्ध समझना पड़ेगा। सो ये टॉपिक हमारा यहीं पे कवर होता है।